हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत इन्जॉय कर रहे होगे, खूब सारा पढ़ाई कर रहे होगे। चलो, तो आज के इस लेक्चर में हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं ना। वेक्टर्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के चांसेस सबसे ज़्यादा इसमें से ही होने वाले हैं, है ना। तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है इसको। चलो डायरेक्ट अपन स्टार्ट करते हैं। तो यार, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अपन जो है वेक्टर प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे अपन, है ना। मतलब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम कैसे गुणा करते हैं और उससे रिलेटेड कैसी कैसी जो है हमें आंसर मिलते हैं, ठीक है। तो समझना यार, अपन जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो दो तरीके के रिजल्ट्स आ सकते हैं। नंबर वन जो है, हमें एक स्केलर प्रोडक्ट मिले, और नंबर टू जो है, हमें एक नया वेक्टर प्रोडक्ट मिले। समझ में आई बात। मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट्स से अपन मल्टीप्लाई करते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमें रिजल्ट मल्टीप्लाई करने के तरीके है ना, अपन एक तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें अपन डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लाई को, ठीक है। तो डॉट लगा के अपन इसीलिए डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो जो रिजल्ट आता है ना दोस्तों, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर नहीं होता है। लेकिन उसी जगह पर ए क्रॉस बी करो, ये क्रॉस मतलब ये साइन होता है कि हम वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमें रिजल्ट में एक नया वेक्टर मिले। समझ में आया बात कि नहीं आया। तो जो रिजल्ट आया है वो किस टाइप का है, वो स्केलर है या वेक्टर है, इसके बेसिस पर हम ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को क्लासिफाई करते हैं। या तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन स्केलर होगा, उसका दूसरा नाम डॉट भी है, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ठीक है। या दूसरा जो है जिसमें हमें रिजल्टेंट जो है वह एक वेक्टर मिलने वाला है ना, तो हम उसको क्या नाम देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। समझ में आता है बात आपको, बहुत बढ़िया। तो आओ, सबसे पहले जो हमें पढ़ना है दैट इज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अच्छे से समझना यार, देखो क्या है कॉन्सेप्ट, बहुत एक्सीलेंट है। रट लोगे आप, फॉर्मूला लगा लोगे, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा जो आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तब आएगा, ठीक है। सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना। मैं एक एग्जाम्पल दे के यार इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ यार। यहाँ थोड़ा स्पेस का कमी है, थोड़ा स्पेस क्रिएट किया जाए, है ना। देखो, ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, जिसमें रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। ये बात तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो ही गई होगी। अब समझने एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं आपको, है ना। एक वस्तु पे यदि मैं बल लगाता हूं F, बल किस टाइप का, मतलब एक फोर्स F लगाया मैंने, तो वो F फोर्स जो है वो किस टाइप का क्वांटिटी है दोस्तों, ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर है। फिर मैंने इस पे फोर्स लगाया, इसकी वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कुछ, मान लो लेट्स से डी डिस्प्लेसमेंट हुआ, डी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इजंट इट। सो मैं आपसे पूछूं कि बताओ वही वर्क डन कितना है, तो यू वुड से कि सर वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ डॉट लगता है, मतलब दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट, बिकॉज ये जो वर्क डन है दोस्तों, दिस इज वर्क डन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जी आर स्केलर क्वांटिटीज ओनली। स्केलर क्वांटिटीज ही होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है। चलिए, तो ये स्केलर क्वांटिटी मतलब हमने एक फोर्स मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा डिस्प्लेसमेंट मतलब एक दूसरा वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया तो हमें रिजल्टेंट स्केलर मिला। दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। समझ में आता है आपको, स्केलर प्रोडक्ट। अब समझना है यार कि इसमें लोचा क्या है, बहुत क्रिस्प और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। आप ध्यान से सुनोगे ना तब मजा आएगा। आओ थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना कि ये क्या है। एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसी का एग्जांपल देता हूं, और ये जो है इस पे अपन ने एक फोर्स लगाया, और दैट फोर्स एफ वेक्टर इज लेट्स से 2i कैप, मतलब ऑब्वियसली इट शुड बी लाइक 2 न्यूटन i कैप एंड 3 न्यूटन j कैप, ओके, 3 न्यूटन j कैप। और इस फोर्स की वजह से इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज लेट्स से 1 मीटर i कैप प्लस 2 मीटर j कैप, ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। तो मुझे बताओ बेसिकली, यदि मैं इन वेक्टर्स को, ये अपने पास फोर्स वेक्टर मिल गए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गए, इन वेक्टर्स को थोड़ा सा ऐसे दर्शाऊं, कैसे, ये अपनी बॉडी थी और इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। मैं सबसे पहले फोर्स को पहले रिप्रेजेंट करता हूँ, ब्लू कलर से फोर्स को। तो एक्स एक्सिस में फोर्स लगा 2 न्यूटन का, और वाई एक्सिस में फोर्स लगा दोस्तों 3 न्यूटन का। अबे हाँ या ना, फोर्स वेक्टर 2 न्यूटन आई कैप और 3 न्यूटन जे कैप था, इट्स वेरी सिंपल, है ना। फिर इसकी वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट आया, और डिस्प्लेसमेंट दोस्तों मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 1 मीटर का, और वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट आया 2 मीटर्स का। अबे हाँ या ना। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर
जब मैंने ये 2 न्यूटन का फोर्स लगाया था, तो इस 2 न्यूटन की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट आया। जस्ट मेरी बात अच्छे से समझना, मेरी क्वेश्चंस को अच्छे से समझो कि इस 2 न्यूटन की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आप बोलोगे सर ये 2 न्यूटन जो है एक्स एक्सिस में लगा था और एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर, तो इस 2 न्यूटन की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर ही है। तो इस एक्स एक्सिस में जो वर्क डन हुआ है वो कितना आएगा बताओ, 2 इंटू 1 मतलब कितना, 2 जूल्स। और सेम टू सेम मेरा सवाल है कि वाई एक्सिस में 3 न्यूटन की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट, 2 मीटर, तो वाई एक्सिस में कितना वर्क डन हुआ है, वर्क डन इन एक्स एक्सिस अब कितना हुआ है बताओ मेरे को यार, 2 मीटर्स इंटू मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो कितना हो जाएगा 6 जूल्स। तो टोटल वर्क डन अपने को कितना मिला यहाँ पर, 2 जूल्स और 6 जूल्स। समझ में आई बात। तो टोटल 8 जूल्स का डिस्प्लेसमेंट सॉरी वर्क डन यहाँ पर हुआ है। क्या समझ पा रहे हो? मतलब सुनना ध्यान से स्टेटमेंट यहाँ पर, हाँ मैं कुछ कहना जा रहा हूँ। मतलब हम 2 वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, 2 वेक्टर्स का अपन है ना स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो हम उनको तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब वो सेम एक्सिस में हो। कैसे हो? सेम एक्सिस में। देखो यहाँ पर 2 और 1 मीटर को अपन ने क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस में थे। समझ में आई बात। फिर ऐसा का ऐसा 3 न्यूटन और 2 मीटर को क्यों मल्टीप्लाई कर पाए, दोनों एक्स एक्सिस में थे, सेम एक्सिस में थे। समझ में आ पा रही बात, नहीं आ पा रही यार? अबे बोलो, वेरी नाइस। तो वैसे ही अपने को क्या करना है, बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट में सेम एक्सिस में हो तभी मल्टीप्लाई करना है। तो ये स्टेटमेंट समझो यार जरा, ये वाला स्टेटमेंट देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, 2 vectors are multiplied only when they are on the same axis. If they are not on the same axis, तब क्या करना है, component of one vector should be multiplied which lies on the axis of second vector. मतलब क्या, मतलब सुनना रे, मतलब क्या कि let's say this is your A vector and this is your B vector. क्लियर है? बट दे आर नॉट ऑन द सेम एक्सिस। यदि सेम एक्सिस में हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, और सेम एक्सिस पे नहीं है, इनके बीच में कुछ एंगल थीटा है, तो अपन एक वेक्टर का वो कंपोनेंट निकालेंगे जो दूसरे वेक्टर के सेम एक्सिस में हो, दूसरे वेक्टर के एक्सिस में हो। इस वेक्टर का कंपोनेंट लेट्स से दिस इज द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, तो क्या ये बी कॉस थीटा आ जाएगा? अरे बोलने का रे, ये क्या आ जाएगा, जस्ट ये आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा b cos थीटा। तो अब मल्टीप्लाई कर दो, अब a और b का cos थीटा बोथ आर ऑन द सेम एक्सिस, इसीलिए इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, a b cos थीटा। समझ में आई बात? तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर हमको कितना मिल गया, हमको मिल गया a b cos थीटा। समझ में आता है क्या? समझ रहे हो बात आप, है ना? दूसरी डेफिनेशन पढ़ो इसकी कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। भाई a और b दोनों मैग्नीट्यूड्स को अपन ने मल्टीप्लाई किया विद कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, विद कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। समझ में आई बात दोस्तों? अब यार एक समस्या है यहाँ पर यार, ये जो है डेफिनेशन यार, ये सब लोग रट के बैठ जाते हैं, बट ठीक है ये सही भी है, गलत नहीं है, लेकिन समझना है ना। लेकिन एक बात समझना, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझना। लेट्स से ये ए वेक्टर है ना, और ये दोस्तों बी वेक्टर है, हमें एंगल जो है ये गिवन है थीटा, ठीक है। तब क्या करेंगे यार, क्या वापस से ए बी साइन थीटा करेंगे, या सॉरी कॉस थीटा करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। अब मेरी बात समझना, मैंने बेसिक बताया कि इनके बीच के मतलब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना दोस्तों, हमें क्या करना है, वो कंपोनेंट लेना है, वो कंपोनेंट लेना है जो दूसरे वाले के एक्सिस में आता हो। तो b का यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट, b का यहाँ कंपोनेंट आ जाएगा b cos थीटा, और b का यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा b sin थीटा। तो अब बताओ यहाँ पर a वेक्टर डॉट b वेक्टर किसके बराबर आएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर यहाँ पर किसके बराबर आएगा, a b sin थीटा। ये बात समझ में आ रही है क्या आपको, है ना? तो भाई इससे कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, इससे कंफ्यूज नहीं होना है ना। ये मान लो वही बात है जो अपन यहां पर पढ़ के आए थे। देखो अपन ने पढ़ा था कि कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का एंगल है, तो यदि ये थीटा है तो ये बेसिकली 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 माइनस थीटा। और जब आप कॉस 90 माइनस थीटा निकालोगे तो फॉर श्योर वो साइन थीटा ही आएगा। मतलब दोनों एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है ना। बट कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि अपन दो वेक्टर का जब अपन डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो दोनों का सेम एक्सिस में होना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? क्लियर है क्या? और बेसिक बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है डायरेक्टली काम आ जाता है। क्या काम आ जाता है? ये बेसिकली अल्टीमेट फॉर्मूला है ना। ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। बहुत बढ़िया।
अब आ जाओ इस कंडीशन पर जब व्हेन वेक्टर इज गिवन, व्हेन 3D वेक्टर इज गिवन, मतलब लेट्स से ए वेक्टर अपने को गिवन है x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, फिर बी वेक्टर जो गिवन है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये गिवन है। क्लियर है? अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपने को निकालना है, तो हमें मालूम है कि क्या करना है, सेम एक्सिस वाले मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स एक्स मल्टीप्लाई करना है, वाई वाई मल्टीप्लाई करना है, जेड जेड मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? सो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल। समझ में आए बात? बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी अपन को नहीं करना, ये बात याद रखनी, एक्स एक्स को मल्टीप्लाई करना है। समझ में आई बात? वाई वाई को और जेड जेड को डायरेक्टली ऐड कर देना है, यहां कोई वेक्टर नहीं आएगा। ये जो है बेसिकली स्केलर प्रूफ करने के बाद ये स्केलर क्वांटिटी ही आता है। समझ में आया क्या? आओ एक उदाहरण लेके समझते हैं तो एक बार बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। और देखो, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन दिस पोजीशन, मतलब लेट से कि ये इसकी पोजीशन जो है, अभी इसकी पोजीशन जो है दोस्तों R1 है ना, R1 वेक्टर है। दूसरी इसकी पोजीशन मान लो ये हो गई टू दिस, तो R1 से R2 पे शिफ्ट हो गया पार्टिकल ड्यू टू यूनिफॉर्म फोर्स। क्या ये अपन को फोर्स वेक्टर मिल गया है ना, फोर्स वेक्टर मिल गया। द डिस्प्लेसमेंट इन द मीटर्स देन वर्क डन विल बी, तो फोर्स देखो यहाँ पर हमें फोर्स तो मालूम ही है, 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है? अच्छा, हमें एक वेक्टर मालूम है, R1 वेक्टर जो है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, और दूसरा हमें दोस्तों R2 वेक्टर जो है वो हमें मालूम है। क्या है R2 वेक्टर? फटाफट बताने का, 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप। अरे समझ में आया क्या? बिल्कुल वही वही पुरानी पुरानी बातें हैं। अब मेरे को निकालना क्या है इस पोजीशन से, ये इनिशियल पोजीशन है या फाइनल पोजीशन है ना, तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं अपन पढ़ चुके हैं। डेल्टा आर वेक्टर विल बी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और जब अपन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर करते हैं तो डेल्टा आर वेक्टर विल बी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो क्या करना है अपने को? घटाना है, तो भाई x में से x घटा दो, y में से y घटा दो, और z में से z घटा दो। क्लियर है? बिल्कुल वैसे तो 14 माइनस 11 i कैप, 13 माइनस 2 11 j कैप है ना, और वहाँ 19 माइनस 6। ठीक है? तो 19 प्लस 6 हो जाएगा क्या? तो प्लस 15 k कैप। क्लियर है? तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है? अब हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन कैसे आ जाता है दोस्तों? वर्क डन वर्क डन इज नॉट अ वेक्टर। ओके, सो वर्क डन कितना आ जाएगा? एफ डॉट डी वेक्टर, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रखा है। और अपन क्या करते हैं, जब दो वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है, एक्स एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वाई वाई को मल्टीप्लाई करते हैं, और जेड जेड को मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? बस इसको मल्टीप्लाई करो, 11 इंटू 4 44 प्लस 11 इंटू 1 11 प्लस दूसरा 15 इंटू 3 45। क्लियर है? तो सबको आप ऐड करो तो यहाँ पर आ जाएगा ये 65 और 45 मतलब 100 जूल्स। तो ये क्या आ गया आपको? वर्क डन 100 जूल्स। देखा मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर मतलब ऐड कर दिया कि नहीं कर दिया, तो ऐसे आपको आंसर विल बी 100 जूल्स। देख लो ये पूरा स्क्रीन के सामने आपका है, कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला और कैसे अपन ने इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला। समझ में आता है क्या बात? क्लियर है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है डॉट प्रोडक्ट आपको समझने के लिए, कि भाई डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये है कि भाई जिस एक्सिस में दोनों वेक्टर यदि सेम एक्सिस में हो तभी उनका मल्टीप्लाई करना है। ये बेसिक बात है जो आपको याद रखनी है। चलिए अब दोस्तों आते हैं कुछ कुछ वेरी 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 स्पेशल पॉइंट्स पर, है ना। व्हाट इज स्पेशल वो हमें देखना है। आ जाओ फटाफट से स्पेशल पॉइंट्स देखते हैं। तो नंबर 1 स्पेशल पॉइंट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है दोस्तों, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है। अरे क्या फ़र्क पड़ता है यार, आप किसी भी एक्सिस में घुमा लो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा आ जाएगा, है ना। अरे हाँ या ना। और यही मैं बी वेक्टर डॉट ए कर दूं तो भी क्या, इनके बीच का एंगल तो थीटा ही है, तो भी आंसर ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। अब दोस्तों ये पॉइंट मैटर कहाँ करेगा, जब अपन क्या पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। समझ में आती है बात आपको। इसीलिए दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि दो वेक्टर्स के बीच का, अरे यार हाँ जी चलिए, है ना।
दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि दो वेक्टर्स के बीच यार ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, यदि ए बी कॉस थीटा है तो यदि मेरे को चाहिए कि मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू मेरे को मिल जाए, मैं चाहता हूँ कि दो वेक्टर को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट आए उसका वैल्यू मैक्सिमम आए। क्लियर है? तो बताओ उसका वैल्यू मैक्सिमम यदि आपको चाहिए हो तो आपको किसको मैक्स करना पड़ेगा? टू फॉर दिस आपको क्या मैक्स करना पड़ेगा? कॉस थीटा का वैल्यू आपको मैक्सिमम चाहिए होगा, और मुझे कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है? 1। किस एंगल पर पॉसिबल है मैक्सिमम वैल्यू? जब दोनों के बीच में एंगल कितना हो? 0 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? तो यदि मतलब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, यदि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 है, तो बताओ डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? सिर्फ ए बी के बराबर। कितना आ जाएगा? सिर्फ ए बी के बराबर। मतलब ए वेक्टर भी इधर ही है और दूसरा बी वेक्टर भी इधर ही है। समझ में आई बात? तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा सिर्फ ए बी, उनका आप वो मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आई बात? अबे यही तो किया था यहाँ पर, देखो इस वाले एग्जाम्पल में, इधर देखो 2 न्यूटन और 1 मीटर दोनों एक ही एक्सिस में, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, कोई एंगल वेंगल निकालने का लोचा ही नहीं है। समझ में आई बात आपको? है ना? तो लाइक दिस मैक्सिमम वैल्यू विल बी ए बी। याद रखना, हाँ छोटी छोटी बातें हैं। तीसरी चीज, अपन को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मिनिमम वैल्यू कितना चाहिए? अब बताओ ए डॉट बी का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? बताओ मिनिमम वैल्यू मेरे को चाहिए थी ए डॉट बी का, तो मिनिमम वैल्यू दोस्तों 0 हो सकता है क्या? अबे याद करो, मिनिमम वैल्यू के लिए कॉस थीटा का वैल्यू जो है ये मिनिमम हो जाए, और कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, 0 नहीं। ये बात आपको याद होनी चाहिए, मैं कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ। क्लियर है? सो कॉस थीटा मिनिमम इज इक्वल टू -1। तो इसमें देखा जाए तो इस हिसाब से यहाँ पर यदि मेरे को कॉस थीटा का वैल्यू -1 चाहिए तो थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? -180 डिग्री, मतलब सॉरी सिर्फ 180 डिग्री। क्लियर है? मतलब दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट कब नेगेटिव में आएगा या मिनिमम आएगा? बताओ बताओ। जब दोनों के बीच में 180 डिग्री, मतलब लेट्स से कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा यार। समझ आई बात? वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ओके चलो, तो ये स्टोरी है। तो कितना हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मिनिमम वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू मैंने -1 रख दिया, तो क्या माइनस ए बी मिल जाएगा अपने को? समझ में आती बात? जब दोनों के 180 डिग्री का एंगल हो। फिर चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, ए डॉट बी का वैल्यू 0 कब आएगा? कब आएगा वैल्यू 0? जब कॉस थीटा का वैल्यू भाई साहब 0 हो जाए, और कॉस थीटा का वैल्यू 0 होने के लिए थीटा इज इक्वल टू कितना होना पड़ेगा? 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है दोस्तों, नहीं मालूम तो आप बेसिक मैथ्स पढ़ोगे तो उसमें आपको मालूम चल जाएगा। ओके, तो भाई ये स्टोरी है यार। अपने को 90 डिग्रीज पे दोनों का 0 मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। तो यहाँ पर लेट्स से भाई फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो यार बताओ इस फोर्स ने इस डिस्प्लेसमेंट को करने में कोई योगदान किया ही नहीं, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है ना। एग्जाम्पल देता हूँ, आप कुएं से अपन पानी निकालते कि नहीं निकालते? ये लेट्स से कुआं है ना, यहाँ पर वो लगा हुआ होता है एक पुली, ये देखो ये बकेट है, ठीक है, और यहाँ से अपन खींच रहे हैं इसको। तो बताओ अपन फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो कुएं से पानी निकाला, हाँ आपने कोई काम किया ही नहीं। समझ आई बात? है ना। तो कुएं से पानी निकालना इज अ वर्कलेस टास्क यू कैन से। तो भाई साहब दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का कोण हो तो कभी भी वह वर्क डन उसका हमेशा क्या होगा? 0। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से ऐसा नोट डाल के, बूम कॉन्सेप्ट डाल के यहाँ पर आप नोट कर लो। क्लियर है? क्या डालोगे यहाँ, क्या लिखोगे आप यहाँ पर कि एफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स are 90 degree, then their dot or scalar product will be 0। समझ में आई बात? कि उनके बीच है तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आती है बात? इसका जो है अपन एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे कि भाई क्या क्या है। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि मैं पर क्या बात कर रहा हूँ। देखिए 4 स्पेशल पॉइंट अपन ने पढ़े। मैक्स सबसे पहला तो
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना, मतलब आगे पीछे एक समान। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं है इस बात का, लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, तब बहुत काम आएगा यहाँ पर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट जो ये है कि जब अपन ए डॉट बी का मैक्सिमम निकालना चाहते हैं कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट हो, जो स्केलर प्रोडक्ट हो, वो मैक्सिमम हो, समझ में आई बात? तो ऐसा कब पॉसिबल है कि दो का जो है मैक्सिमम हो? जब उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल हो। तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम कितना आ जाएगा? ए बी, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू अपन क्या इमेजिन कर रहे हैं? 1। समझ में आती है बात आपको? ओके। फिर दूसरी चीज की मैं बात करूं तो दूसरी चीज ऐसी है कि यदि हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो भाई कॉस थीटा का वैल्यू -1 होना चाहिए। कितने एंगल पर होता है वो? 180 डिग्री पे। मतलब ए वेक्टर इधर लग रहा है तो दूसरा वेक्टर इधर लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उनके बीच का जो रिजल्टेंट है वो -a b आ जाएगा। समझ में आई बात? मतलब नॉट रिजल्टेंट, स्केलर प्रोडक्ट। एंड लास्टली, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है? जब उनके बीच में कितने डिग्री का कोण हो? 90 डिग्री का कोण हो। ये बात आप ध्यान रखना, है ना? इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0 ओनली। चलिए, परफेक्ट। अब अपन दोस्तों कुछ एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं कि यार ये डॉट प्रोडक्ट का यूज कहाँ कहाँ आता है, और एप्लीकेशंस पे से ही क्वेश्चंस जो हैं वो बनने तय हैं। ठीक है? तो आओ सबसे पहले दोस्तों अपन यहाँ पर अपना पहला एप्लीकेशन देखते हैं, जिसका नाम है टू फाइंड थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स। लेट्स से आपको दो वेक्टर गिवन है ना? लेट्स से आपको एक वेक्टर ए गिवन है और दूसरा वेक्टर यहाँ आपको बी गिवन है ना? आपको किस फॉर्म में गिवन है दोस्तों? ये 3 डायमेंशनल वेक्टर के, मतलब एक्स वाई जेड के फॉर्म में आपको गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? इनके बीच का एंगल। सो डू यू नो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वह ए बी कॉस थीटा होता है। अरे हाँ या ना? यदि मैं ए बी को अपॉन में ले आऊं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। अरे यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर इज अ कंप्लीट वेक्टर, बी वेक्टर इज अ कंप्लीट वेक्टर, और उनका डॉट प्रोडक्ट करना है हमें, तो स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड है बेसिकली, बात ध्यान रखना, इज इक्वल टू कॉस थीटा। और यदि यहाँ पर कॉस थीटा मिल गया है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा बताओ? कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। एक उदाहरण लेके समझते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा यार, ऐसे समझ में नहीं आता। ठीक है? उदाहरण, एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा, तो अपन को मजा आएगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से अपन दो वेक्टर्स ले लेते हैं। नहीं देखो, अब इस चीज़ का जस्ट अपन एग्जांपल के तौर पर इसको लेते हैं ना। लेट्स से ए वेक्टर हमें मिल गया है 2i कैप प्लस 3j कैप, और यहाँ पर b वेक्टर अपने को मिल गया है लेट्स से i कैप माइनस 2j कैप। क्लियर है? अब हमको इनके बीच का एंगल निकालना है। तो यार हमको मालूम है a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। अरे हाँ या ना? तो अपन एज इट इज ऐसा करते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन ए बी इज इक्वल टू, सॉरी बेटा यहाँ पर ये दिस इज कॉस थीटा है ना? मैंने ऊपर कहीं गलत मिस्टेक से साइन थीटा तो नहीं लिख दिया ना? ए बी कॉस थीटा, एक बात देख लेते हैं ना यार, कंफ्यूजन नहीं पालना है। यहाँ पर तो नहीं है कॉस थीटा, ये यहाँ पर तो इंटेंशनली है। ठीक है? बाकी तो परफेक्ट। चलिए डन, नहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई। चलिए अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों, देखो ये अपने पास हमको ये मालूम है, तो सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले अपन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैलकुलेट करते हैं ना। तो बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैलकुलेट करना हुआ तो दोनों का एक्स एक्स मल्टीप्लाई करना है, फिर वाई वाई मल्टीप्लाई करना है। सही होता है ना यार? सबसे पहले बताओ 2 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू -2, है ना? तो कितना हो जाएगा 2 और -6। समझ में आई बात? तो क्या हो जाएगा -4, है ना? ये हमें क्या मिल गया? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है? उसके बाद हमें और क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए दोनों का मॉड, मतलब हमें दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर का। तो फटाफट बताओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली अंडर रूट, मतलब ए इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट बताओ 4 प्लस 9, तो कितना हो गया? अंडर रूट 13। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्या? उसके बाद बी वेक्टर का मॉड, या मतलब बात करूं बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? बी अंडर रूट, बताओ बी वेक्टर क्या है? सिर्फ 1i कैप 2j कैप, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर
तो ये कितना आ जाएगा √5। ठीक है, तो बस अब सारी चीज़ें रखो। हमको मालूम है ये cos थीटा का वैल्यू है, तो हमको मालूम है यहाँ पर a वेक्टर डॉट b वेक्टर कितना आया था, a वेक्टर डॉट b वेक्टर -4 आया है, सो -4 अपॉन a कितना आया है, a आया है √13 और b आया है √5 इज इक्वल टू cos थीटा है कि नहीं, अरे बोलने का है ना। तो बताओ cos थीटा इज इक्वल टू इतना है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स -4 अपॉन √13 इंटू 5, ऐसा। क्लियर है, तो ये देखो हमें एंगल मिल गया। देखो एग्जामिनेशन में ऐसे वैल्यूज देगा ताकि सॉल्व करके cos थीटा का कोई ऐसा वैल्यू है जिसका एंगल आपको मालूम हो, है ना, ऐसा देगा वो क्वेश्चंस में, आप चिंता मत करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं यार, इस पे बेस्ड क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक आध क्वेश्चन करते हैं और तो और बढ़िया क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहला अपन यहाँ पर ले लेते हैं P डॉट क्यू इज इक्वल टू पी क्यू देन एंगल बिटवीन P एंड Q। दोस्तों P डॉट क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कब होता है, क्या ये P डॉट क्यू का मैक्सिमम वैल्यू है पी क्यू, जब cos थीटा का वैल्यू 1 होगा, अरे बोलो, और cos थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, 0 डिग्री एंगल पर। तो आंसर ही मालूम चल गया। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इसको देखो, P वेक्टर डॉट Q वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू cos थीटा होता है कि नहीं होता है, सबको मालूम है ना, इज इक्वल टू पी क्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, सो cos थीटा का वैल्यू 1 आ गया, तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, 0 डिग्री, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत ही बकवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दिस एंड दिस विल बी। अच्छा, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल पूछा, आ जाओ भाई। ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 5j कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 5j कैप, है ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। अब मेरे को यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू निकालना है, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन ए बी करना होगा। अरे ठीक है ना, ओके। तो a डॉट b निकालना है सबसे पहले, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालना है। तो बताओ फटाफट कितना आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 5, फिर आ जाएगा प्लस 5 इंटू -5। ओ माई गॉड, मतलब 25 0 आ गया क्या, अरे यार, तो यहाँ ऊपर ही 0 आ गया, तो नीचे कुछ भी आए पूरा 0 ही आएगा। सो बेसिकली cos थीटा का वैल्यू 0 आ गया। सो थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्रीज, मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। समझ पा रहे हो क्या आप, क्लियर है ना। बिल्कुल वैसे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा को आप अपॉन में ले आओ तो आपको आंसर मिल जाएगा, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। चलो अगला क्वेश्चन संभालते हैं, है ना। एंगल बिटवीन दिस एंड दिस वेक्टर, अब कितना सिंपल है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। बार बार पूरा लिखवा रहा हूँ और एक ही मतलब है इसका कि आपको याद करना है, हो जाना चाहिए क्लास में बैठे बैठे, अलग से आपको समय देने की ज़रूरत नहीं है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो सबसे पहले, तो x को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो इधर तो x है ही नहीं, तो 1 इंटू 0 प्लस y 1, इधर पर भी y 1, तो 1 इंटू 1, फिर प्लस इधर तो z 0 ही है, तो 0 इंटू इधर पर -1, तो 0 ही आ जाएगा। तो बेसिकली ये 0 तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर हमें मिल गया 1। ठीक है, फिर उसके बाद हमें दूसरी चीज़ जो निकालनी है, a वेक्टर का मॉड, मतलब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड, ये a वेक्टर बताओ कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड √1² प्लस 1² मतलब √2। फिर अपन को b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब b का वैल्यू निकालना है, मतलब √ क्या 1² प्लस 1², तो ये भी √2 आ जाएगा। समझ में आई बात। बस अब पुट करें, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी 1 है, a का वैल्यू आ गया √2, इसका वैल्यू आ गया √2, मतलब 1/√2 आ गया। cos थीटा का वैल्यू यदि 1/2 आ गया, इसका मतलब बताओ ये एंगल कितना होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू cos 60 बराबर 120 होता है, मतलब 1/2 होता है कि नहीं होता है। सो ये आंसर आ जाएगा 60 डिग्रीज। तो कौन सा आंसर सही है, 60 डिग्री। समझ रहे हो आप, क्लियर है कि नहीं, बहुत बढ़िया, है ना। देख लो आप पूरा सॉल्यूशन स्क्रीन के सामने, वही चीज़ें बार बार करनी है। अब देखो अगला क्वेश्चन फिर बहुत ही बेकार वाला, व्हेन a डॉट बी इज इक्वल टू -ab। ओ माय गॉड, बताओ, याद हो जाना चाहिए, स्पेशल केस मैंने लिखवाया है।
ए डॉट बी जो है माइनस ए बी कब होगा, कब होगा, कब होगा, अरे यार जब कॉस थीटा का वैल्यू -1 हो, मतलब ये क्या डॉट प्रोडक्ट का मिनिमम वैल्यू है, याद करके देखो, माइनस ए बी आया करता था, मैक्सिमम वैल्यू इज प्लस ए बी, मिनिमम वैल्यू इज माइनस ए बी, जब एंगल उनके बीच में 180 डिग्री का कोण हो। समझ में आई बात, क्लियर है। तो यहाँ पर और मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको, खैर आप भी क्या याद रखोगे, है ना, बाला सर से पढ़ के आए हैं, सब पढ़ाते हैं बाला सर, है ना। चलो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और इसका वैल्यू दे रखा है माइनस ए बी, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, बेसिकली कॉस थीटा का वैल्यू हमें -1 गिवन है, तो ऐसा थीटा इज इक्वल टू 180 पे होगा, और 180 पे जब दो वेक्टर्स होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, है ना, ए बी एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अरे बोलो एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे नहीं बोलेंगे यार, है ना, तो ऐसा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ। गिवन वेक्टर ए वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वाई एक्सिस इज, देखो भाई साहब ये आपका y एक्सिस है, x एक्सिस, और ये लेट्स से दिस वेक्टर इज लाइक दिस, ये a वेक्टर है, और y एक्सिस को यदि मैं b वेक्टर बोलूं तो बताओ ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 1j कैप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे मेरे को सिर्फ यदि y एक्सिस को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो b वेक्टर के फॉर्म में, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा बताओ यार, y एक्सिस विल बी b वेक्टर इज इक्वल टू सिर्फ 1j कैप, वेरी सिंपल इजंट इट। तो a वेक्टर का देखो हमें क्वेश्चन में गिवन था 2i कैप प्लस 3j कैप, ये हमें गिवन है। अब हमसे पूछा है कि बताइए इनके बीच का ये एंगल थीटा कितना, तो भाई एंगल तो एंगल है, वैसे ही निकलेगा जैसे अपन निकालते हैं हमेशा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, है ना। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। अब हमें बेसिकली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए, ए और बी सब चाहिए अलग अलग, है ना, तो इधर ही निकालते हैं अपन। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, फटाफट निकालो भाई, एक्स एक्स को मल्टीप्लाई करो, तो 2 से तो वहाँ बी वेक्टर में तो एक्स है ही नहीं, सिर्फ इसमें है, तो 3 × 1 तो आ जाएगा 3 आ जाएगा सिर्फ यहाँ, है ना। फिर ए वेक्टर का मॉड मतलब ए निकालोगे तो कितना आएगा, ए निकालोगे तो कितना आएगा, √2² प्लस 3² तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 9 आ जाएगा कितना, दैट विल बिकम 13, इजंट इट। फिर बी वेक्टर का मॉड मतलब बी निकालोगे सिर्फ, तो बी तो सिर्फ 1 है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो सिर्फ 1 ही रहेगा, क्लियर है, इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 रहेगा। तो अब इसको सॉल्व करने का, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो 3 आ गया अपॉन, है ना, अपॉन यहाँ पर ए वेक्टर जो अपने को √13 आया, और यहाँ पर बी का मॉड जो आया वो आ गया 1, ठीक है, तो बेसिकली 3/√13 आ गया। लेकिन दोस्तों ऑप्शन तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तुम देख रहे हो √13 का तो कुछ है ही नहीं, अब क्या करें यार। अब मेरी बात समझना, यहाँ पर थोड़ी त्रिकोणमिति काम आई है ना, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आपको यदि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, तो बहुत मस्त तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आ जाओ लेट्स सी, ट्राइंगल मैंने एक बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक है। सो कॉस थीटा, लेट्स सी दिस इज योर एंगल, है ना। सो कॉस थीटा का मतलब क्या होता है मेरे को बताओ, कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इजंट इट, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो दिस बेस को मैं लेट्स से मैं इसको 3 ले लूँ, इसको √13 ले लूँ, समझ में आया बात कि नहीं आया। तो तीसरा साइड निकाल सकते हो क्या, क्या अप्लाई करके निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसमें। सो √13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, √13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस लेट्स से दिस इज योर परपेंडिकुलर लेंथ p, ओके, सो p स्क्वायर, है ना। आप इसको सॉल्व करो, सी आ जाएगा 13 -9 इज इक्वल टू p स्क्वायर, है ना। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 4 आ जाएगा, सो 4 √4 इज इक्वल टू p, मतलब p बराबर 2 आ जाएगा, समझ में आई बात। सो दिस लेंथ इज नथिंग बट दी 2। अबे हाँ या ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है अपन को, 10 और वो पूछा, tan sin cos सब पूछा, cos तो ये हो ही नहीं सकता, है ना। अपन 10 लिखते हैं, इस एंगल का tan थीटा, तो जब इसका tan थीटा लिखेंगे तो tan थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर इज 2 एंड बेस इज 3, सो दिस इज योर tan थीटा का वैल्यू। और जब अपन थीटा लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3 एंड दिस इज योर आंसर।
है ना, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2/3। तो कभी आपको लेट से कॉस थीटा साइन थीटा या टेन थीटा इनमें से कोई एक वैल्यू पता हो और दूसरा निकालना हो तो फटाफट से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। डोंट वरी, मैं आपको वापस से सेम चीज़ जो है बेसिक मैथमेटिक्स में बताऊंगा। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लो जाके, तो उससे आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी और बेटर तरीके से। ओके चलिए, तो यहाँ पर हमें ये एंगल भी मिल गया है किस तरीके से निकालना है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये एप्लीकेशन, जो पहला एप्लीकेशन है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमें कैसे निकालना है। क्लियर है? चलिए, अब आ जाओ फटाफट से दोस्तों, ये देख लो आप स्क्रीन पर पूरा सोल्यूशन है, आप तो आराम से इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। ठीक है, हर एक क्वेश्चन, हर एक सोल्यूशन पूरा आपकी नोट्स में होना चाहिए। मैं कह चुका हूँ बार बार कि मैं आके आपका नोट्स चेक करूँगा एक दिन फॉर श्योर। याद रखना तुम, है ना, बाला सर आएंगे ज़रूर। चलो खैर, आ जाओ फटाफट से। टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर इनटू अनदर ऑन अनदर वेक्टर और एक्सिस। समझ में आई बात? एक्सिस वाला केस अपन अगले बार देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर अपन देख रहे हैं, इसको भूल जाओ। टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर इनटू अनदर वेक्टर। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन का मतलब कि उस वेक्टर के अलावा उसका कौन सा कंपोनेंट आ रहा है ना। जैसे लेट्स सी, इधर देख लो सब लोग, मान लो कि वी हैव अ वेक्टर ए वेक्टर एंड हियर वी हैव अ न्यू वेक्टर बी वेक्टर। ओके, तो मैं क्या बोलूँ, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन दिस ए वेक्टर, क्या ये हो जाएगा? अरे हाँ या ना? अरे बोलो, यदि आपको ये एंगल मालूम है, यदि ये एंगल मालूम है, तो क्या बी का ये प्रोजेक्शन, क्या ये वैल्यू बेसिकली बी कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हाँ या ना? इस एक्सिस के अबाउट यदि मेरे को उसका कंपोनेंट निकालना है ना, मतलब उसका प्रोजेक्शन निकालना है, तो प्रोजेक्शन इज नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ सम वेक्टर अलोंग दिस सम अदर वेक्टर। क्लियर है? सो बी वेक्टर का कंपोनेंट जो है बी कॉस थीटा आ जाएगा अलोंग दिस ए वेक्टर। अबे हाँ या ना? अब ये हम कैसे, ये तो देखो यूं अपन ने निकाल दिया, हमें मैग्नीट्यूड मालूम है तो अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। लेकिन लेट से आपको दो वेक्टर्स गिवन है ना, दो वेक्टर्स गिवन है यहाँ पर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, एक 3 डायमेंशन के फॉर्म में, मतलब x1 i कैप y1 j कैप, और दूसरा गिवन है x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अब बोले कि चलो अब बताओ इस b का कौन सा कंपोनेंट इसके अलोंग आएगा, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। तो आप क्या करोगे, तो अब आपको डॉट प्रोडक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट कैसे काम करता है ध्यान से सुनना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है कि नहीं, सबको मालूम है? अरे हाँ या ना? 50 बार और बोलते बोलते हुए पढ़ना है रे। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ ना तो बहुत बुलवाता हूँ चीज़ों को, तो आपको हर चीज़ को अच्छे से बोलना है, बार 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 रिपीट करो चीज़ों को, तो आपको वो बहुत अच्छे से आ जाएगा। क्लियर है? चलो, तो यार मेरे को बेसिकली क्या बी कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, तो बी कॉस थीटा रहने दो, बाकी इसको इधर ले आओ। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए कर दूंगा। ए क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। अरे आया कि नहीं आया? सो दिस विल बी योर प्रोजेक्शन। ठीक है, दिस विल बी योर प्रोजेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, फटाफट इसको याद कर लेना। जब अपन को क्या निकालना था, सिर्फ एंगल निकालना था, तो बी को भी नीचे ले आए थे, अभी जस्ट बी को भी उधर रखो ना, तो बी कॉस थीटा ही तो वो कंपोनेंट था, है ना। चलिए यार एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आ जाता है अच्छे से। आ जाओ एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट से, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से एक अपने को यहाँ पर ए वेक्टर जो है, बी वेक्टर दिया हुआ है, बार बार नीचे कुछ भी हो सकता है यार। लेट्स से बी वेक्टर आपको दिया हुआ है दोस्तों आई कैप प्लस 2j कैप, और यहाँ पर दोस्तों आपको ए वेक्टर जो है वो दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप। इनके बीच का एंगल वेंगल पता नहीं है, हमसे बोला क्या गया है, फाइंड आउट, इनके बीच का एंगल भी नहीं पता हमें, फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। मतलब बेसिकली वी आर कंसर्न्ड अबाउट दिस, और यू कैन से यदि एंगल दिया होता, सो आर वी कंसर्न्ड अबाउट ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा चाहिए हमें, प्रोजेक्शन तो यही होगा ए कॉस थीटा यार। तो हमें मालूम है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको चाहिए ए कॉस थीटा, सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी इधर ले आओ, तो यहाँ पर क्या ए कॉस थीटा नहीं मिल जाएगा, यही तो हमें चाहिए है। तो बस ये चाहिए, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी निकाल लो। आओ फटाफट कैलकुलेट करते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ जाएगा, एक्स एक्स मल्टीप्लाई करो, वाई वाई मल्टीप्लाई करो। एक्स एक्स मल्टीप्लाई करोगे सो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 3 6, कितना हो जाएगा 8। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ गया 8। समझ में आई बात। और फिर दूसरा हमें निकालना है बी वेक्टर का मॉड,
मतलब सिर्फ बी का मैग्नीट्यूड निकालना, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5। क्लियर है? तो यहाँ पुट करें ए डॉट बी वेक्टर कितना आया था 8 अपॉन सिर्फ बी वेक्टर कितना है अंडर रूट 5, तो ये क्या मिल गया ए कॉस थीटा। समझ में आई बात? सो ये ए कॉस थीटा क्या मिल गया अपने को दोस्तों, है ना, ये ए कॉस थीटा अपने को मिल गया प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन टू बी वेक्टर। समझ में आई बात? अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, कई बार एक और अच्छी चीज पूछता, ध्यान से सुनना, है ना, आपको बताना है कि प्रोजेक्शन वेक्टर कितना होगा। नहीं आप मेरी बात समझे यार, ये ए कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया अपन ने, इस ए वेक्टर का जो बी के अलोंग कंपोनेंट उसका मैग्नीट्यूड निकाला, डायरेक्शन बताओ क्या आएगा, डायरेक्शन क्या आएगा, तो डायरेक्शन भाई जो इस बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही उसके उस कंपोनेंट का भी डायरेक्शन होगा। अरे नहीं समझे, नहीं समझे, एक बार फिर सुनो सब लोग, है ना, मैं क्या कह रहा हूं कि ये ए वेक्टर है ना, लेट्स से दिस इज अ ए वेक्टर, तो इसका हमने बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकाल लिया ए कॉस थीटा। अरे आया कि नहीं आया, देखो यहां पर कितना आ गया 8/√5। लेकिन मैं बोलोगे इस ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है ऑन द बी उसका डायरेक्शन बताओ, तो सिंपल सा एक स्टेटमेंट में आंसर आएगा कि जो भाई साहब इस बी का डायरेक्शन है वही इसके प्रोजेक्शन का भी डायरेक्शन हो जाएगा। अरे वाह, और हमें किसी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना तो बहुत अच्छे से आता है। बताओ कि बी वेक्टर का डायरेक्शन मतलब बी कैप मतलब बी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर कितना आ जाएगा बताओ, बी वेक्टर कितना आ जाएगा, है ना, बी वेक्टर कितना आ जाएगा दोस्तों, बी वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप अपॉन उसका मैग्नीट्यूड क्या है √5, तो ये हमें बी का डायरेक्शन मिल गया। तो जो प्रोजेक्शन है एक्चुअल में, है ना, मैं बोलूँ कि प्रोजेक्शन वेक्टर जो आएगा ए का जो प्रोजेक्शन वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना है 8/√5 और उसका डायरेक्शन क्या है आई कैप प्लस 2j कैप √5। तो बेसिकली ये हमको कितना मिल जाएगा 8/√5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/5 आ जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप। ये बेसिकली प्रोजेक्शन वेक्टर भी आ गया साथ में। क्लियर है? प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा भी अपने को मिल गया था a/√5 और हमें उसका डायरेक्शन भी मिल गया बी के डायरेक्शन के अलोंग, तो बी का डायरेक्शन अपन ने यूनिट वेक्टर से निकाल लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं रे दोनों का डायरेक्शन? सो दिस इज योर कंप्लीट वेक्टर, प्रोजेक्शन का कंप्लीट वेक्टर है ये। तो आप समझो कि ये कितना प्यारा एग्जाम्पल है। चलो आओ, यदि आपको एग्जाम्पल समझ में आया तो अगला क्वेश्चन बनना चाहिए। फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं यार इसको। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड आउट कॉम्पोनेंट ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप अलॉन्ग i प्लस j कैप, है ना। अरे यार कुछ भी तो नहीं है, मतलब मान लो कि दिस इज योर ए वेक्टर इज 3i कैप प्लस 4j कैप, हेयर इज योर बी वेक्टर i कैप प्लस j कैप। आपको क्या फाइंड आउट कॉम्पोनेंट ऑफ इस वेक्टर का कॉम्पोनेंट निकालना अलॉन्ग दिस, तो बेसिकली अपन को a cos थीटा चाहिए है कि नहीं, ये कॉम्पोनेंट चाहिए है। सो a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b इज इक्वल टू a cos थीटा आ जाएगा, है ना। अब a वेक्टर डॉट b वेक्टर का वैल्यू निकालना, मल्टीप्लाई करो 3 + 4 आ जाएगा, मतलब 7 आ गई ये वैल्यू। क्लियर है? और उसके बाद हमें चाहिए b वेक्टर का मॉड, मतलब सिर्फ b चाहिए, तो b कितना आ जाएगा बताओ, √2 आ जाएगा। क्लियर है? सो a1 डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 7 बाय b वेक्टर इज √2 इज इक्वल टू a cos थीटा। समझ आ रही क्या बात आपको? कुछ है ही नहीं इसमें बेसिकली। तो इस टाइप से हमें इसको निकालना है। क्लियर है? आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ गया तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर देखिए। आपको डबल वॉच टाइम दिया गया है ना, आप एक वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, तो इसीलिए इसका सही इस्तेमाल करें। अभी कर लो और फिर बचा के रखना थोड़ा सा टाइमिंग, कि आप बाद में यदि आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप रिविजन कर लो। क्लियर है? चलो अब आता है नेक्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन टू एन एक्सिस। किसी एक्सिस पे मेरे को कैसे निकालना है वेक्टर, तो देखो कुछ भी नहीं रहता है यार बेटा, बहुत ही सिंपल है ना। कोई एक्सिस को भी अपन एक वेक्टर मान सकते हैं। लेट्स से ये है अपना एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये लेट्स से वाई एक्सिस। अब अपने को जस्ट एक सिंपल वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर इज इक्वल टू मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, आपसे बोला गया है वेक्टर, आपको एंगल वेंगल दिया नहीं है, आपको बोला गया है ना। चलो तो हमको इस ए का कंपोनेंट निकालना है, तो ये एंगल भी नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता, हमें सिर्फ एक्सिस पता है। तो एक नया वेक्टर इमेजिन कर लो, ये एक बी वेक्टर है जिसका 1i कैप है। जो वेक्टर क्या है, सिर्फ 1i कैप,
एक नया वेक्टर इमेजिनेशन कर लिया अपन ने, है ना। हमको x के अलॉन्ग कंपोनेंट निकालना था, एंगल नहीं पता था ना, हमें दूसरा वेक्टर पता है, तो हमने एक नया वेक्टर इमेजिन कर लिया कि ये b वेक्टर है x एक्सिस के अलॉन्ग जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। समझ में आई बात। अब कंपोनेंट निकालना आसान है यार आपके सामने। अब हमको बेसिकली ये चाहिए, क्या चाहिए, a cos थीटा चाहिए। तो बस हमको मालूम ही है a cos थीटा इज इक्वल टू b वेक्टर मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय b बराबर आ जाएगा a cos थीटा। समझ में आई बात, कुछ भी नहीं है इसमें। तो बस इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल ले ही लिया है मैंने, तो हाथों हाथ इसको सॉल्व कर लेते हैं। बताओ a वेक्टर डॉट b वेक्टर कितना आ जाएगा, x मल्टीप्लाई करो 2 और दूसरा साइड तो कुछ है ही नहीं है, तो a डॉट b इज इक्वल टू 2 ही आ गया। फिर उसके बाद अपन बात करें b वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए अपने को, तो b वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 आ गया। तो बस यहाँ पर आपको पुट करना है a वेक्टर डॉट b वेक्टर 2 और b वेक्टर इज इक्वल टू 1, ये 2 इज इक्वल टू आ गया a cos थीटा। समझ में आई बात। और एक बात बताओ आप यार, एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि यार a वेक्टर इज इक्वल टू 2 i कैप और 3 j कैप था, है ना। तो इसका मतलब ही होता है 2 i कैप इज द कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग द x। तो हमें इतना करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट देख के, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। अ वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 3 i कैप 4 j कैप ऑन y एक्सिस। अबे दोस्तों ये जो, अरे y एक्सिस के अलोंग तो है ही नहीं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 0। समझ में आई बात। देखो 3 i कैप 4 j कैप, अरे j कैप कंपोनेंट है ही नहीं, मतलब ये k कैप है डायरेक्टली। तो यार इस वेक्टर का कोई सा भी कंपोनेंट j के अलोंग है ही नहीं, तो y एक्सिस जो है इसके अलोंग 0 हो जाएगा। समझ में आती है बात आपको। मतलब यदि मैं एक वेक्टर लिखता हूं, कि भाई लेट्स से एक वेक्टर ऐसा है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3k कैप है, तो इस वेक्टर का x के अलोंग कंपोनेंट है 2, y के अलोंग कंपोनेंट है 1 और z के अलोंग कंपोनेंट है 3। समझ में आता है ना आपको। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने का है नहीं। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद टू फाइंड अ वेरिएबल इन अ वेक्टर इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। आई थिंक दिस इज द लास्ट एप्लीकेशन, है ना। मेरे हिसाब से ये 1 नहीं है, ये तीसरा चौथा है, शायद 4th नंबर का है ना। तो देखो ज़रा क्या है, हाँ जी। टू फाइंड अ वेरिएबल इन अ वेक्टर इफ, ध्यान से पढ़ना, टू फाइंड अ वेरिएबल इन अ वेक्टर इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यदि दोस्तों 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर है ना, लेट्स से a वेक्टर है और दूसरा b वेक्टर है ना, a वेक्टर है और दूसरा लेट्स से दिस इज योर b वेक्टर, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो हमें मालूम है कि जब भी 2 वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर के हिसाब से a b cos 90 के हिसाब से ये वैल्यू 0 आ जानी चाहिए कि नहीं आ जानी चाहिए। तो हमेशा याद रखना a वेक्टर डॉट b वेक्टर हमेशा 0 आएगा इफ एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का अपन फायदा उठाते हैं। अब आओ क्वेश्चन के फॉर्म में डायरेक्टली देखते हैं कि भाई ये क्या पूछने की कोशिश कर रहा है ना। आ जाओ, है ना, आओ क्वेश्चन ही कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन बोल रहा है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर एंड वेक्टर ए एंड बी आर दिस द वैल्यू ऑफ ए इज। दोनों परपेंडिकुलर क्वेश्चन में गिवन है, मतलब हमें एक बात ऑलरेडी मालूम चल गई कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो 0 ही आएगा। समझ में आई बात, ये बात हमें मालूम चल गई है। अब देखो, अब आएगा मजा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, हमें 0 मालूम चल गया है, तो बस हमें वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, उसको 0 के बराबर कर देना है यार। वेरी सिंपल, कुछ टफ लगा क्या इसमें, बिल्कुल भी नहीं। आओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं। तो ए वेक्टर कैसे निकालते हैं, आई कैप जे कैप के मल्टीप्लाई करते हैं। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ जाएगा बताओ, 5 इंटू 2 प्लस क्या आ जाएगा 7 इंटू 2 प्लस -3 इंटू -a, है ना। तो कितना हो जाएगा 10 14, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा 3a। और ये वैल्यू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फॉर श्योर 0 ही है। क्यों है 0? क्योंकि भाई साहब हमें मालूम है, क्या मालूम है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट को 0 आना ही पड़ेगा। समझ में आई बात, 0 आना ही पड़ेगा। तो भाई बात ही खत्म हो गई। इट इज़ 24, उधर पर ले जाएगा -24 इज इक्वल टू 3a। तो a का जो आ जाएगा -24/3, तो आ जाएगा -8।
है ना। तो ये जो वेरिएबल है इसका आंसर आ गया -8। समझ में आया क्या? बहुत ही सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है ना। तो भाई जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको ऊपर भी जो है स्पेशल केस में वहाँ पर लिखवा चुका हूँ, क्लियर है? चलिए परफेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फोर्स इज दिस एक्टिंग अलॉन्ग ए पार्टिकल कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस इन इट्स ओन डायरेक्शन इफ द वर्क डन इज 6 जूल्स। इस केस में देखिए हमें वर्क डन दिया हुआ है 6 जूल्स, है ना। वैल्यू ऑफ सी विल बी, हमको यहाँ पर सी का वेरिएबल पूछा है। तो हमें मालूम है दोस्तों वर्क डन जो होता है एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर होता है कि नहीं, और वर्क डन हमें 6 दिया हुआ है ना। तो एफ डॉट डी निकालो, कैसे निकालेंगे? और डी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस के फॉर्म में दे रखा है इस बार क्वेश्चन में, एक्स एक्स मल्टीप्लाई करो, वाई वाई मल्टीप्लाई करो। सो 3 इंटू -4, ठीक है, प्लस फिर आ जाएगा c इंटू 2 प्लस आ जाएगा 2 इंटू -3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताओ? -12 प्लस 2c, फिर यहाँ पर आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। बाकी सबको उधर लेके आने का, तो 2c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 प्लस 6 प्लस 12, तो आ जाएगा 24। 2c इज इक्वल टू, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 12, ठीक है। c इज इक्वल टू आ जाएगा 12, c का वैल्यू। समझ में आई बात? कुछ नहीं करना, वेरिएबल गिवन है ना। ये थोड़ा हालांकि अलग क्वेश्चन, थोड़ा हटके था, वैसा नहीं था, बट फिर भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, तो एक वेरिएबल आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी सेटिस्फाइज द रिलेशन ए डॉट बी एंड ए डॉट सी। अच्छा, ये क्वेश्चन बेसिकली दोस्तों थोड़ा ऐसा है कि इट इज़ बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमें थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए पहले। तो एक काम करते हैं, पहले अपन क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। आप कोशिश करना यदि आपको थोड़ा समझ में आ जाए करने का, और क्रॉस प्रोडक्ट अपन पढ़ लेंगे एक बार, फिर इस क्वेश्चन को दोबारा मैं आपको उठा के सॉल्व करवा दूंगा, क्लियर है? सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा लेक्चर बहुत मज़ा आया होगा पढ़ के, आपको डॉट प्रोडक्ट का डिटेल नॉलेज कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और कैसे हम निकालते हैं, और उसके सारे एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल में नॉलेज मिल गया होगा, क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब सारा पढ़ो, खूब एंजॉय करो और मस्त रहो। थैंक यू सो मच।